और अब जब नेपाल में आफत है, वहां के लोग मुश्किल में हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है। इस बीच आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की। इसमें काठमांडू और बीजिंग के भारतीय राजदूत भी शामिल हुए। नेपाल की मदद को लेकर इस पर चर्चा हुई। ये मीटिंग की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप। भारत ने फौरन अपनी तरफ से राहत सामग्री नेपाल भेज दी काठमांडू। इसमें दवाओं के साथ खाने पीने के जरूरी सामान है। और ये जरूरी जो खेप है जो भारत की तरफ से भेजा जा रही है, नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक इसे पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, उससे देख रहे हैं आप ये तस्वीर। और वहां से इस एयरबेस से आज ही दूसरे विमान ने भी उड़ान भर दी। कुल मिलाकर संकट के इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ डटकर खड़ा है, पूरी तरह से डटकर। देखिए, नेपाल में तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ तुरंत फौरन बढ़ाया। भारत ने नेपाल को मदद की दूसरी खेप भी भेजी है। आज दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई नेपाल को। इसमें आपदा सामग्री, दवाइयां, खाद्य पैकेट्स भेजे गए हैं। और इससे पहले भारत ने 10 टन मानवीय सहायता और दवा भी भेजी थी। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान इसे लेकर काठमांडू पहुंचा, जिसे हम कहते हैं C-130J। यहां से इसे प्रभावित इलाकों में लेकर जाया जा रहा है। दोनों खेप कुल मिलाकर 47.5 टन राहत सामग्री भारत भेज चुका है। नेपाल में तबाही के बाद भारत नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी बात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत नेपाल में बैली ब्रिज भी भेजने वाला है। ये एक पोर्टेबल और पहले से तैयार किया हुआ पुल होता है, जिसे जरूरत वाली जगह पर जल्दी ही तैयार कर दिया जाता है। नेपाल में तबाही के बाद कई पुल और ब्रिज तबाह हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय और वायुसेना अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो भी सहायता का रिक्वेस्ट, अनुरोध वहां से आता है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे तरफ से तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल बात की नेपाल के प्रधानमंत्री से, और उनको कहा कि जो भी हमारे तरफ से जो कुछ भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। साथ ही साथ भारत देश नेपाल के साथ कंधे पे कंधे मिला के इस घड़ी में खड़ा है। कल रात को एक रिलीफ फ्लाइट आई थी 10 टन सामान लेके। आज दोपहर में एक और फ्लाइट आई है करीब 37.5 टन का सामान लेके। ये सामान जो अति आवश्यक होता है इन सब स्थितियों में, वो है टेंट हैं, जनरेटर सेट्स हैं, मेडिसिन हैं, ये सब चीज़ें लाई गई हैं। और हम नेपाल सरकार के जो प्रयास हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, उनके समर्थन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे। ये वही दर्शाता है। हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहां से लॉन्च किया। देखिए, नेपाल में तबाही को लेकर चीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन ने सही वक्त पर नेपाल को जानकारी नहीं दी? ये सवाल, ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और इस बीच चीन की रेस्क्यू टीम बॉर्डर इलाकों में राहत कामों में लगी हुई है। तो नेपाल में तबाही के बीच चीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्यों? आइए जरा जान लेते हैं जल्दी से। देखिए, नेपाल में तबाही को लेकर चीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चीन ने सही वक्त पर नेपाल को सूचना नहीं दी, जानकारी नहीं पहुंचाई? अगर चीन ने जानकारी वक्त पर दी होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अनुमान है कि कल सुबह तिब्बत में एक भूकंप आया और इसके बाद ग्लेशियर टूटकर तेजी से नीचे की तरफ गिरा। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और इसके बाद पानी के साथ मलबा नीचे की तरफ आया। नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में पानी का तेज बहाव आया, जिससे नेपाल में भीषण बाढ़ आई। और इसके बाद इसने नेपाल में रसुआ सहित कई जगहों को चपेट में ले लिया, आगोश में ले लिया। रसुआ काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास ये स्थित है। इलाके में चीन के निर्माण को लेकर भी तर्क दिया जा रहा है। चीन इस इलाके में काफी निर्माण का काम कर चुका है और कर रहा है। इस वजह से ग्लेशियर के टूटने से यह बाढ़ आई, ऐसे अंदेशा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है। चीन ने साफ कहा है कि उससे कोई जानकारी नहीं छुपाई। चीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भ्रामक और गलत बताया है। सीनियर साइंटिस्ट
मनीष मेहता ने क्या कुछ कहा है, उनको सुनते हैं। फ्रंट में ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आगे छोड़ दिया, वो मटेरियल जो है हैवी रेन या आप लैंडस्लाइड या कुछ भी बोल सकते हो, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी बाद में, या एवलांच हिट हुआ उसके बेसिस पे जो है वहां पे हल्की लेक बनी होगी। वी एज्यूम दिस थिंग कि वहां पे लेक बनी होगी और लेक बनने के बाद जो है स्लोप ज्यादा होने की वजह से ये डाउन स्ट्रीम में फ्लश बेड होकर के नीचे की तरफ चला गया। कोई आइस या रॉक इंटैक्ट, रॉक के ऊपर आइस इंटैक्ट है और वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के जो है उसका जो है उस रॉक की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी और उसके बाद वो पूरा रॉक मास, जैसे आपको ऋषिगंगा में मिला था, रॉक मास टूट के नीचे आ गया, वो भी एक डिजास्टर का कारण होता है। तो बेसिकली बहुत सारे होते हैं और सेस्मिक इवेंट्स भी इसमें नहीं आप डिनाई कर सकते, वो भी ट्रिगर कर सकते हैं इन सब चीजों को। लेकिन देखिए, इस तबाही के बाद नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन उतना आसान है नहीं। नेपाल में मलबे के बीच सबसे बड़ी चुनौती को क्या है, वो शव ढूंढने की है। कुछ डिटेल्स जो हैं इससे जुड़ी हुई आपके सामने हम रख रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा प्रशासन को शव रखने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के रसुआ में अब तक 250 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बरामद शवों को सुरक्षित रखने की है। वहां के अस्पताल में और स्वास्थ्य सुविधाओं में 50 शव ही रखने की क्षमता है, मतलब क्षमता से 5 गुना ज्यादा शव वहां पर मौजूद हैं, जिससे परेशानी बढ़ी हुई है। अगर इन शवों को सुरक्षित ना रखा जाए तो पहचान में भी मुश्किल होगी और ऐसे में बड़े रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स में अस्थायी शव भी तैयार किए जा सकते हैं। हर शव की फोटो, पहचान और जरूरी जानकारी का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। जिन शवों की हालत खराब है उनके फिंगरप्रिंट या डीएनए जांच हो सकते हैं। शव की पहचान पूरी होने पर ही उन्हें परिवारों को सौंपा जाएगा। नेपाल के भरतपुर अस्पताल से हमारी रिपोर्ट है, आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ये अस्पताल है जिसको भरतपुर अस्पताल कहते हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर 64 डेड बॉडीज अभी तक लाई जा चुकी हैं और इस अस्पताल में मॉर्चरी में बॉडीज रखने की जो क्षमता है वो सिर्फ 50 है। 50 क्षमता वाली मॉर्चरी के में रखे हुए जो 64 डेड बॉडीज़ हैं, जब मैं वहाँ अंदर गया, अंदर जा कर के देखा, तो आप यकीन मानिए कि जिस तरह की क्षत विक्षत हालत है उन शवों की, जिस तरह की उन बॉडीज़ को मैं देख करके जिस तरह से व्यथित हुआ, वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कि मुश्किल से 64 में से 4 या 5 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनको पहचाना जा सकता है, बाकी की बॉडीज़ को पहचानना भी मुश्किल है। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ अभी 64 डेड बॉडीज़ आई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऊपर का जो पानी बह के नीचे आ रहा है, उस पानी के साथ बॉडीज़ बह के यहाँ इस इलाके में और इससे आगे भी जा रही हैं, तो आशंका है कि यहाँ 300 से 400 बॉडीज़ आ सकती हैं।